सो वी कंटिन्यू इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑक्सीजन तक पढ़ा था, अभी ओजोन से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ओजोन के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बाकी मेजर कंटेंट ऑफ जो ओजोन मिलता है वो आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के टाइम पे बताया था। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगा, विच इज अबाउट 200 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है। बाकी ओजोन का ऑक्सीजन में कन्वर्जन और ऑक्सीजन का ओजोन में कन्वर्जन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। और ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। इसके बाद अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो प्रिपरेशन इज डन बाय oxygen only. When slow stream of oxygen is passed through the silent electric discharge, conversion of oxygen to ozone occurs, which is around 10%. The product is known as ozonized oxygen. ठीक है। अब जो ओजोन है वो टर्पेंटाइन ऑयल में एब्जॉर्ब हो जाती है और ऑक्सीजन जो है अल्कलाइन पायरेगल ऑयल में एब्जॉर्ब होता है, तो इसको अलग अलग सोल्यूशन में पास करके प्योर फॉर्म ऑफ ओजोन या ऑक्सीजन गेन की जा सकती है। प्रोसेस देखोगे तो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एच चेक करोगे तो इट इज पॉजिटिव। उस रिएक्शन की जगह थर्मोडायनेमिक विजिबिलिटी को भी ध्यान दीजिए। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और नंबर ऑफ गैसेस मोल देखो, 3 गैसेस मोल से 2 गैसेस मोल बन जा रहा है, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज कर रही है। ये थर्मोडायनेमिकली नॉन फीजिबल प्रोसेस है। ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे ही इसको वर्कआउट कराना पड़ेगा। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, so it is necessary to use silent electric discharge in the preparation of to the prevent the decomposition. ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन टू ओजोन कन्वर्जन है थर्मोडायनेमिकली नॉन फीजिबल प्रोसेस। ओजोन से ऑक्सीजन थर्मोडायनेमिक फीजिबिलिटी है, बिकॉज इन दैट प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक एंड डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव बन जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव बनेगा हमेशा। तो कई बार इसकी थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है। In the concentration of ozone greater than 10% are required, a battery of ozonizer can be used, and pure ozone can be condensed in a vessel surrounded by the liquid oxygen. इसके बाद देखो ओजोन की प्रॉपर्टीज अगर हाईलाइट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले प्योर ओजोन जो है प्योर पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड या वॉइड ब्लैक सॉलिड होता है। ओजोन की अपनी एक करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिसको आप गार्लिक वाटर लिख सकते हैं अगर स्पेसिफिक लिखना है, एंड स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट इज हार्मलेस। बट अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी तो फिर ये हार्मफुल हो जाती है। ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी की जो बात बताई उसको भी जरा ठीक से बात कर लीजिए। So ozone is thermodynamically unstable with respect to oxygen since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat, that is delta H is negative, and the increase of entropy which is positive. उल्टा प्रोसेस बता रहे हैं, मैंने जो पहले लिखा है वो ऑक्सीजन से ओजोन कन्वर्जन है। ओजोन से ऑक्सीजन कन्वर्जन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और एंट्रोपी इस रिएक्शन की पॉजिटिव है। These two effect reinforce the other, resulting the large negative gives free energy change for the conversion into oxygen. इसलिए ओजोन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं होता है। It is not really surprising, therefore a high concentration of ozone can be dangerously explosive. बाकी ओजोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है तो देखो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में ऑक्सीडाइज कराया, आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कराया, एंड सो ऑन। ये इसके टिपिकल ऑक्सीडेशन हो गए। ठीक है। when ozone reacts with excess of potassium iodide solution buffered with a borate buffer, iodine is liberated, which can be titrated against a standard solution of sodium thiosulfate, जो कि quantitative estimation of ozone हो सकता है, which you can say simply iodometric titration. इसके बाद experiment have shown that nitrogen oxides, particularly nitric oxide, combines rapidly with the ozone and therefore it thus responsible for nitrogen oxides emitted as the exhaust of the system of the supersonic jet aeroplanes may be slowly deplicated and concentration of ozone layer in the upper atmosphere। तो देखो ये बेसिक रिएक्शन है जिसकी वजह से ओजोन डेप्लीकेट कर रही है। ऑल्दो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब्सटेंस आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में बताया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है। अनदर थ्रेट टू ओजोन लेयर इज प्रॉब्ली posed by the uses of the freons, this is chlorofluorocarbon, which are used as an aerosol sprays and the refrigerants। ठीक है। बाकी ओजोन के स्ट्रक्चर में सारे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं रेजोनेंस की वजह से, वो आप एडजेसेंट में देख सकते हो। यूजेस मार्क करने हैं इसके, तो इन केस ऑफ यूजेस इट इज जर्मिसाइड डिसइंफेक्टेंट फॉर स्टेरिलाइजिंग वाटर। ठीक है।
It is used as a bleaching of oil, ivory, flavors, starch, etc., flour, starch, etc. It acts as an oxidizing agent in the manufacturing of potassium permanganate. ठीक है, ये आपकी ओजोन की बेसिक यूजेस हो गए. नेक्स्ट सब्सटेंस जो हम डील करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सल्फर. सल्फर जो है अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सल्फर के जो एलोट्रॉप्स हैं दीज आर येलो रॉम्बिक सल्फर, जिसको अल्फा सल्फर बोलते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर जिस इज बीटा सल्फर. एक इसका अल्फा फॉर्म भी होता है विच इज नोन एज प्लास्टिक सल्फर. और इसमें सर जो व्हाट इज फ्लोर? इसमें जो अल्फा सल्फर है या येलो रॉम्बिक सल्फर है वो थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल फॉर्म होती है. इतनी बात पहले आप लिख लीजिए. तो सल्फर के देखो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म मैंने बताया पहले, एक क्रिस्टाइन फॉर्म होती है, एक अमॉर्फस फॉर्म होती है. क्रिस्टाइन फॉर्म दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर. इनको मार्क करा मैंने, रॉम्बिक सल्फर या मोनोक्लिनिक सल्फर. जो अल्फा सल्फर है दैट इज रॉम्बिक सल्फर इज थर्मोडाइनमिकली मोर स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट 0 होता है. ठीक है. इसके बाद देखो एक एक करके दोनों की प्रॉपर्टीज हाईलाइट करते हुए चलना है. सबसे पहले फॉर्म में देखेंगे कि जो अल्फा सल्फर है वो बीटा सल्फर में जो कन्वर्जन टेम्परेचर है दैट इज 369 केल्विन. ये टेम्परेचर याद रखना है. रॉम्बिक सल्फर को अगर मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांसफॉर्म करना है तो दिस इज द टेम्परेचर जिस पे ट्रांसफॉर्म होगा. दोनों की प्रॉपर्टीज देख लो. रॉम्बिक सल्फर जो है वो येलो इन कलर होता है, मेल्टिंग पॉइंट 385.8, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफरेंट. Rhombic sulfurs are formed by the evaporation of the sulfur roll sulfur on CH2. It is insoluble in water but dissolves to some extent in benzene, alcohol or ether and readily soluble in carbon disulfide. ये आपकी rhombic sulfur हो गए. मोनोक्लिनिक सल्फर देखेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 393 केल्विन है, which is higher than the rhombic sulfur. ठीक है. इसके बाद इसमें जो डिफरेंस है वो इट इज सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. तो कार्बन डाइसल्फाइड में रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों सॉल्युबल है, ऑल्दो मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस है. ठीक है. इसके बाद मैंने आपका इसका टेम्परेचर कन्वर्जन टेम्परेचर बताया. इट इज स्टेबल अबव 369 केल्विन. 369 केल्विन से नीचे अल्फा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, इससे ऊपर वाले टेम्परेचर पर बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी. इसलिए जो 369 केल्विन टेम्परेचर है ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर की तरह, ट्रांजिशन टेम्परेचर की तरह काम करेगा. ये चीज अलग से हाईलाइट कर लो. एट 369 केल्विन बोथ द फॉर्म्स ऑफ आर स्टेबल. दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर. इस टेम्परेचर पे अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में ट्रांसफॉर्म होती है और दोनों फॉर्म स्टेबल होते हैं. 369 केल्विन से नीचे रॉबिक सल्फर स्टेबल होता है और 369 केल्विन से ऊपर मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है. इसलिए थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉपिक फॉर्म अगर कभी भी पूछा जाएगा तो सल्फर सॉलिड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज स्पेसिफाई करके लिखना है तो इट इज रॉम्बिक सल्फर. ठीक है. अब दोनों के स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दो. तो रॉम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों S8 S6 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. कॉमन फॉर्म S8 है जिसका क्राउन स्ट्रक्चर होता है या पकड़ क्राउन रिंग बोलते हैं इसको, और जो दूसरा स्ट्रक्चर है S6 इसको चेयर कॉन्फर्मर बोलते हैं. तो आप ध्यान से देखो, पहला वाला स्ट्रक्चर क्राउन शेप में है जिसमें, और क्राउन के हर कॉर्नर पे एक सल्फर लगा दो, दिस इज S8. और ये देखो जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन का चेयर कॉन्फर्मर बनाते हैं वैसे चेयर कॉन्फर्मर बनाना है, और चेयर कॉन्फर्मर के हर कॉर्नर पर सल्फर लगा देंगे तो S6. ये आपकी S8 और S6 रिंग हो गई. दोनों स्ट्रक्चर्स ठीक से याद कर लेने, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसके बाद ध्यान देने की जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से देखो. एट एलिवेटेड टेम्परेचर विच इज अराउंड 1000 केल्विन, S2 इज डोमिनेंट स्पीशी एंड इट इज पैरामैग्नेटिक लाइक ऑक्सीजन. ये इंपॉर्टेंट बात है. अगर कभी पूछा जाएगा कि सल्फर की कौन सी फॉर्म पैरामैग्नेटिक होती है तो S2 फॉर्म होती है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट टेम्परेचर इज अराउंड 1000 केल्विन. और S2 वैसे ही पैरामैग्नेटिक होती है जैसे O2 होती है. जैसे O2 के अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है. इन द सिमिलर मैनर S2 के अंदर भी दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. ये चीज ध्यान रखनी. कई बार ये क्वेश्चन आता है विच ऑफ दिस फॉर्म ऑफ सल्फर इज शोज पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. तो इसका आंसर होगा S2 मॉलिक्यूल. और इसमें ऑक्सीजन की जगह से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे. तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट कभी लिखना पड़ेगा तो √8 बोहर मैग्नेट्रॉन रिपोर्ट करेंगे आइडेंटिकल टू ऑक्सीजन. ठीक है. नेक्स्ट कंपाउंड जो डील करना है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर की डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म होता है. दिस द रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स SO2. ठीक है. बाकी जो आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है उसको डिहाइड्रेट करा देते हैं या हीट कराते हैं तो भी SO2 गैस बन जाती है. तो किसी भी सल्फाइड को
एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ अगर हीट करेंगे तो SO2 गैस रिलीज होती है। अगर लैबोरेटरी इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन टेक्निक लिखना है तो ध्यान से मार्क कर लो। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में ये सल्फाइड ओर्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से प्रोड्यूस होती है SO2 गैस। ठीक है, इसके बाद देखो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कलरलेस गैस है विद अ पल्जेंट स्मेलिंग। ये अगर स्मेल और स्पेसिफाइज करके लिखना है तो इसकी स्मेल होती है बर्निंग सल्फर, या जैसे टायर बर्न होता है ना वैसे स्मेल होती है। टायर में एक्चुअली में सल्फर होता है, वल्कनाइज रबर से टायर बनाए जाते हैं, तो दैट कंटेन सल्फर। तो बर्न होने से उसको SO2 की स्मेल आती है, दैट जैसे टायर बर्न होने की जो स्मेल है वो SO2 की वजह से होती है। तो पल्जेंट स्मेल लिख लो, या स्मेल्स लाइक बर्निंग सल्फर लिख सकते हो, या टायर बर्न होने पर जो स्मेल आती है, वो सब बातें सेम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड पास थ्रू द वाटर फॉर्म्स अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, और ये टाइबेसिक एसिड की तरह काम करेगा। इसके दो सीरीज ऑफ सॉल्ट बनेंगे, NaHSO3 और Na2SO3 टाइप। ठीक है, इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ चारकोल। ये देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से करा रहे हैं तो SO2Cl2 बना रहे हैं, और इसका कैटलिस्ट याद रखना है, प्रेजेंस ऑफ चारकोल विच एक्ट्स एज एन कैटलिस्ट टू गिव सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इट ऑक्साइड्स टू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन द ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो ये देखो अभी आगे यूज होगा जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसका कैटलिस्ट याद रखना है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो SO2 से SO3 में ऑक्सीडाइज कराने के लिए वी नीड अ कैटलिस्ट विच इज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। या इसकी एक और रिएक्शन होती है, वो भी लिखो यहीं पे। इसी में हम NO भी कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। सो 2SO2 प्लस O2 गैसेस, ये SO3 गैसेस। अभी सरफेस केमिस्ट्री में ये चीज आएगी। यहाँ पे NO कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। NO जो है वो होमोजीनियस कैटलिस्ट है, और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट है, बिकॉज वैनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यूज होता है। So when moist sulfur oxide is a reducing agent, तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो आयरन को +3 से +2 में कन्वर्ट करेगी, डिक्लोराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट एंड अदर रिएक्शन। ठीक है, शेप देखेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा SO2 में, आप बॉन्डिंग से इस चीज़ को देख सकते हैं। और इसका शेप जो होगा वो एंगुलर होगा, या बैंड लिख सकते हैं आप। तो मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज एंगुलर। दो रेजोनेंस हाइब्रिड दिए हुए हैं आपको एडजेसेंट में। एक पॉइंट और बस यहाँ पे ऐड कर लेना है, दैट इज जो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसलिए टेम्परेली ब्लीच करता है। तो ये पॉइंट लिख लीजिए अलग से। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 is due to bleaching action of SO2 is due to its reduction property, या due to its reducing behavior लिख लो। इसलिए टेम्परेरी ब्लीच बोलते हैं इसको। तो अपने रिडक्शन प्रॉपर्टी की वजह से ब्लीचिंग एक्शन शो करती है, दैट्स व्हाई इट इज अ टेम्परेरी ब्लीच। या टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट बोल सकते हो आप। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीच करते हैं वो परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। जो रिडक्शन के थ्रू ब्लीचिंग करते हैं वो टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। अब इसका देखो यूजेज अगर बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, एंटी क्लोर एंड डिसइंफेक्टेंट प्रिजर्वेटिव्स। सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाने में यूज करते हैं। उसके बाद लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज एन सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, देन कम्स टू द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में देखो पहले बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन पर ध्यान दो। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर इफ आई हाईलाइट, so these are H2SO3, H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2SXO6, H2SO4, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8 एक्सेट्रा। ये सब ऑक्सो एसिड्स हैं। तो सबसे पहले तो इनके आपको स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए केमिकल बॉन्डिंग के बेसिस पे। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स देखो नीचे गिवन है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड दिया हुआ है आपको H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड गिवन H2SO3, बेसिसिटी 2, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप निकाल के देखते जाएगा। यहाँ पे देखो अगर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर लिखेंगे तो +6 आएगा। बेसिसिटी देखेंगे तो देखो 2H रिप्लेसेबल है इसके पास, बेसिसिटी 2। नेक्स्ट केस चेक करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सॉरी H2SO3 में ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे +4 आएगा। नेक्स्ट वन है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ऑक्सीजन स्टेट +6।
ठीक है, बेसिसिटी चेक करोगे तो इट इज अगेन 2, दो एच रिप्लेसेबल है। देन परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2SO8, इसको मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं। इट कंटेन्स अ परऑक्सी लिंकेज। ऑक्सीजन स्टेट दोनों की मार्क करेंगे अगर हम सल्फर के दोनों लोकेशन पे, तो यहाँ पे भी +6 आएगा, यहाँ पे भी +6 आएगा। बेसिसिटी चेक करेंगे तो इट इज 2 अगेन, दो एच रिप्लेसेबल है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसको नेक्स्ट कंपाउंड इज ओलियम। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या इसी ओलियम बोलते हैं, H2SO7। इसके केस में देखो एक SOS बॉन्ड है, बेसिसिटी इसकी भी 2 है, और सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट मार्क करेंगे तो इन बोथ द केसेस इट इज +6। ठीक है, तो पहले जो एसिड्स के स्ट्रक्चर बने वो तो ठीक है, बट जो नहीं बने हुए पर फॉर्मूलेज में उनके स्ट्रक्चर्स आपको एक बार ड्रॉ कर लेने। ठीक है, कर लोगे? ये स्ट्रक्चर्स बना लिए। सबसे पहले H2SO3, दिस इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दिया गया, दैट्स व्हाई थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद H2SO4 देखेंगे तो इसमें देखो SS लिंकेज प्रेजेंट है, कंपाउंड देखते जाओ नीचे से। तो H2SO4, देन H2SO5 इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पायरोसल्फ्यूरस एसिड। इसका अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें SS बॉन्ड होता है, SOS बॉन्ड नहीं होता। जैसे N2O3 का स्ट्रक्चर बताया था नाइट्रोजन, बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है इसका भी। देन H2SXO6, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो SS लिंकेज बनाते हैं इसमें। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बना दूं मैं आपके लिए, जैसे H2S4O6 अगर बना दिया जाए तो H2S4O6 इज लाइक दिस, दिस इज H2S4O6। इसमें ध्यान से देखेंगे तो सेंटर वाले दोनों सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट 0 है, और सराउंडिंग वाले दोनों सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट +5 है। ये दोनों 0 ऑक्सीजन स्टेट के सल्फर हो गए, और ये दोनों +5 ऑक्सीजन स्टेट के सल्फर हो गए। दिस इज योर H2S4O6। एक एग्जांपल बना दिया, बाकी बीच में सल्फर बढ़ाते जाना जितने भी जो भी स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे H2SXO6 बना हुआ ना, तो x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है, तो मैंने 4 बना दिया आपके लिए। ठीक है, देन कम्स H2SO4, तो आपने देख ही लिया। H2SO7 भी नीचे बना है। H2SO5 दिस इज कॉल्ड परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जो मैंने आगे बगल बनाया हुआ है, इसको हम लोग कैरोज एसिड भी बोलते हैं। कंटेन्स अ परऑक्सी लिंकेज, और यहाँ ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सल्फर चेक करेंगे तो +6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सबसे पहले ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स हो गए। इन ऑक्सी एसिड्स में सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड जो हमें डिटेल में पढ़ना है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। स्ट्रक्चर सब ठीक से पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन स्टेट, बेसिसिटी, ये लोन पेयर, ये सब बातें ठीक से मालूम होनी चाहिए। दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग, वो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कम्स टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट इज रिफर्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पहले सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के SO2 बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप, जनरेशन ऑफ SO2। सेकेंड स्टेप में SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं, और इस प्रोसेस में एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, दिस इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। फिर SO3 को H2SO4 में एब्जॉर्ब करा के ओलियम बनाते हैं, और बाद में ओलियम में वाटर ऐड करके हम लोग H2SO4 बनाते हैं। दिस द प्रोसीजर। ठीक है, जो इसकी की रिएक्शन है वो SO2 के ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के SO3 बनाने का प्रोसेस है विद द वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर इसकी थर्मोडायनेमिक फिजिबिलिटी की बात करेंगे तो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल एंड exothermic reversal and forward reaction leads in the decrease in volume, therefore low temperature and high pressure is the favorable condition for the maximum yield. अभी आप लीच एडहेरेंस प्रिंसिपल से डिसाइड कर सकते हैं, तो इट विल वर्क। तो उसका एग्जैक्ट स्टेटस देखेंगे तो 2 बार प्रेशर और 720 केल्विन पे हम लोग ये रिएक्शन वर्कआउट कराते हैं। दिस इज एक्चुअल वे जिससे हम लोग H2SO4 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप इज, जब हम ओलियम गेन कर लेते हैं तो लास्ट स्टेप में देखो जो ओलियम है उसके डाइल्यूशन है, तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम with water gives you a sulfuric acid of the desired concentration। ठीक है, यहाँ से जो H2SO4 प्रोड्यूस होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, दैट इज 96 to 98% प्योर। सल्फ्यूरिक एसिड की अगर प्रॉपर्टीज मार्क करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड इज कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84। उसको हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोलते हैं, अगर ये पॉइंट लिखना है तो लिख लो। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, तो सब सल्फेट सॉल्ट होता है।
तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऑयल ऑफ विट्रियॉल भी बोलते हैं, और ये किंग ऑफ केमिकल्स होता है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोसेस लाइक प्रॉपर्टीज को एडिशन करना शुरू करें, तो केमिकल रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एसिड्स की तरह बिहेव करेगा सबसे पहले। So the chemical reaction of sulfuric acid as a result of the following characteristics: low volatility, strong acidic character, strong affinity with water, and ability to act as an oxidizing agent। चार तरह के रिएक्शंस है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो पहले रिएक्शन देखो, अगर एसिड वाले केस में देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो 2H+ देता है, ये H3O+, ये H+। पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हायर वैल्यू होती है, सेकंड स्टेप भी हायर ही है। तो ऑल्दो फर्स्ट स्टेप के रिस्पेक्ट में सेकंड स्टेप का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड H+ कम हो जाता है, बट स्टिल इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो दो सीरीज ऑफ सॉल्ट यहाँ से प्रोड्यूस होंगे, एक नॉर्मल सॉल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट कॉपर सल्फेट जैसा, और दूसरा हाइड्रोजन सल्फेट जैसे सॉल्ट बनेंगे। सो इट विल गिव यू टू सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, टू सीरीज ऑफ सॉल्ट, एक तो नॉर्मल सल्फेट्स और एक एसिड सल्फेट्स। ठीक है, sulfuric acid because of its low volatility can be used for the manufacturing of the volatile acids of their corresponding salts। देखो अगर एमिक्स की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो अलग अलग तरीके के एसिड्स बनाए जा सकते हैं, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड का वोलेटाइल कैरेक्टर कम है, बाकी एसिड्स का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आसानी से एवोपरेट करके बाहर निकाले जा सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बहुत सारे गैसेस के डिहाइड्रेशन में इसको यूज करते हैं, बट ध्यान रखना है अमोनिया के केस में ऐसा नहीं करते, बिकॉज अमोनिया इज अल्कलाइन गैस। तो सल्फ्यूरिक एसिड हर उस जगह पर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट तरह काम करेगा जहाँ पे सब्सटेंस का बिहेवियर अल्कलाइन ना हो, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड उससे रिएक्ट ना करे, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो अमोनिया के डिहाइड्रेशन में नॉर्मली हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड। Many of wet gases can be tried passing through the sulfuric acid। कॉमनली इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज करते हैं, जैसे ग्लूकोज या शुगर में अगर आपने H2SO4 ऐड किया तो डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू कार्बन। इसके बाद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अलग अलग केस में जैसे कॉपर को ऑक्सीडाइज करा के कॉपर सल्फेट बना दिया, सल्फर को ऑक्सीडाइज करा के SO2 बना दिया, कार्बन को ऑक्सीडाइज करा के CO2 बना दिया। तो दीज आर द पॉसिबल ऑक्सीडेशन जो हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा सकते हैं। इसके बाद अगर इसकी यूजेस बात करेंगे तो यूजेस में देखो सल्फ्यूरिक एसिड तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, इंडस्ट्रियल केमिकल है। तो देखो नेशंस स्ट्रेंथ कैन बी डिसाइडेड विद दिस फीचर, इसीलिए मैंने इसको किंग ऑफ केमिकल्स की कैटेगरी में डाला था। A nation's industrial strength can be judged by the quantity of sulfuric acid it produces and consumes। तो किसी भी कंट्री में कितना सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और कितना कंज्यूम होता है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर रही है, क्योंकि 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो है वो H2SO4 पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करने में यूज होता है, बहुत सारे एसिड्स प्रोड्यूस करने में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस करने में यूज होता है। So it is used in the manufacturing of many fertilizers like ammonium sulfate, super phosphate, etc। बाकी इसके यूजेस अगर देखेंगे तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज करते हैं, पिगमेंट्स, पेंट्स एंड ड्राई स्टफ इंटरमीडिएट बनाने में यूज करते हैं, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद क्लीनिंग ऑफ मेटल बिफोर इनेबलिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड ग्लैजुलाइजेशन। लेड स्टोरेज बैटरी में आपको पता है प्राइमरी सब्सटेंस सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोसेलुलोज बनाने में यूज करते हैं। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इसीलिए किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के बेसिस पर निकाली जाती है। तो दीज आर द सब्सटेंसेज जो सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोड्यूस होते हैं। उसमें कुछ कुछ सब्सटेंस इंपॉर्टेंट लिखे गए, उनको जरा समझ लीजिए अलग से। जैसे उसमें एक नाम लिखा हुआ सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट इज अ फर्टिलाइजर जो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट होता है। अगर इसका फॉर्मूला लिखा है तो दिस इज कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अलग से लिख लीजिए, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये ठीक है, फॉर्मूला लिखा है तो CaH4P2O8.H2। ठीक है, दूसरा एक और सब्सटेंस लिखा हुआ नाइट्रोसेल्यूलोज, इसी को गन कॉटन या सेल्यूलोज नाइट्रेट भी बोलते हैं। ये माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है।
नेक्स्ट कंपाउंड लिखा है नाइट्रोसेल्यूलोज, इसी को गन कॉटन, नाइट्रोसेल्यूलोज इज आल्सो रिफर्ड एज गन कॉटन, और सेल्यूलोज नाइट्रेट, और ये माइल्ड एक्सप्लोसिव होता है। जेई में इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो किसी भी सब्सटेंस के यूजेस को लेकर टेबुलर फॉर्म में दे देते हैं, मैथ्स का कॉलम करके क्वेश्चन होता है, तो इस तरह के सब्सटेंसेस आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए। जो भी यूजेस में कॉमन सब्सटेंसेस आते हैं उनके फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर्स या यूजेस और अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये दो कंपाउंड मैंने और ऐड कर दिए, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर ग्रुप 16। नाउ कम टू ग्रुप 17। ग्रुप 17 के जो मेंबर्स हैं उनको जरा ध्यान से हाईलाइट करना है सबसे पहले। तो ग्रुप 17 मेंबर्स आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। इनको हम लोग कॉमनली हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। हैलोजेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलो मीन्स सॉल्ट एंड जेंस मीन्स बॉन्ड, तो ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ज़्यादातर हैलोजेंस जो सॉल्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, इसलिए इनको हैलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। हाईली रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 2 के साथ ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसमें बस एक बात इंपॉर्टेंट है, एस्टेटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इसके बाद अगर इनकी नेचुरल अबंडेंट की बात करी जाए तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट, बट ब्रोमीन एंड आयोडीन आर लेसर, ठीक है। क्लोरीन जो है वो मेनली इनसॉल्युबल क्लोराइड्स के फॉर्म में मिलता है, जैसे फ्लोस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट, स्पेशली फ्लोरापेटाइट का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार, ये इसके मेन सब्सटेंसेस, इसमें ये फाइंड आउट होता है, ठीक है। बाकी सब्सटेंसेस के कुछ कुछ अबंडेंट्स हैं, वो अगर आप मार्क करना है तो कर लो। एंड स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स एंड द बोन, टीथ एंड एनिमल ऑफ एनिमल्स। सी वाटर कंटेन्स क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड of sodium, potassium, magnesium and calcium, but it is mainly sodium chloride which is 2.5% by mass. The deposit of pride of mass seen in the compound, example sodium chloride and carbonate, contains form of marine life, contains iodine. Certain form of marine life contains iodine in their systems. Various seaweeds, for example, contains up to 0.5% of iodine, and chili saltpeter contains up to 0.2% of sodium iodide, ठीक है। इसके बाद देखो अगर इनकी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मार्क करेंगे हम लोग, तो देखो ये टेबल अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। तो पहले फिर वैसे जैसे मैंने 16 ग्रुप में सिखाया था कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो पीरियोडिक टेबल से एक्सप्लेन हो जाएंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन हो जाएंगे, उनमें कुछ फोकस नहीं है, तो जो नहीं एक्सप्लेन हो पाएंगे उनको ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले देखो कोवेलेंट रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयनिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है, ये भी परफेक्ट जा रहा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होनी चाहिए, वो भी हो रही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो चेंज है। तो पहले तीन प्रॉपर्टीज तो आपको डायरेक्ट समझ आ गया, जिसमें कोई खास चेंज नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है। ये चीज़ अभी हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में सीख रखी है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड एलिमेंट से ज़्यादा होती है, वो भी करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो दैट इज हाईएस्ट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, ठीक है। उसके बाद हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे तो साइज जैसे जैसे कम होता जाएगा आयंस का, हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज आना चाहिए। ये भी स्टैंडर्ड रूल से चल रहा है, यानी यहाँ पे सिर्फ लर्न करने की एक चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, और तो वो भी बहुत ऑब्वियस फिनोमेनन है जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के टाइम पे इन डिटेल पढ़ा हुआ है, तो देयर इज नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नीडेड। उसका मतलब जितनी भी हैलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सब रूटीन पीरियोडिक टेबल के रूल से ही सॉल्व हो जाएंगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, वो आपको पता है। देन कम्स देयर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो आप ध्यान से देखोगे जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो ये चीज़ बढ़ती हुई जा रही है, तो वॉन टू वॉन फोर्सेस से आसानी से एक्सप्लेनेबल है। बॉइलिंग पॉइंट पे भी ये चीज़ एक्सप्लेनेबल है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी एक्सप्लेनेबल है। इनमें से एक भी फिनोमेनन नहीं है जो प्रॉब्लम करे, प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होती है। अगर आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करोगे तो देखो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बॉन्ड लेंथ बढ़ती हुई जा रही है, ये भी ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ का फैक्टर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी है वो ये करनी है कि आप देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम है। नॉर्मली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे फ्लोरीन की जो
बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसमें डिफरेंस है, ये चीज़ आपको अलग से हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड लेंथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नहीं जा रहा है, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ इफ यू नोटिस तो Cl2 बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है, फिर Br2 बॉन्ड है, फिर F2 बॉन्ड है और फाइनली I2 बॉन्ड है। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ Cl2 Br2 F2 I2 ये ऑर्डर है। इसका लॉजिक समझना है तो फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम होने के पीछे रीजन है 2p2p ओवरलैपिंग, बट बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने के पीछे लोन पेयर रिपल्शन है। तीन तीन लोन पेयर का बहुत हैवी रिपल्शन अप्लाई होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ मेंशन कर लीजिए, लोन पेयर रिपल्शन डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ, डिक्रीजेस बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर इसका याद रखोगे तभी लिख पाओगे, अदरवाइज ये सवाल आप 100% गलत कर देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर चेक करेंगे तो आप ध्यान से देखो, फ्लोरीन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, इस वजह से फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज ऑल्सो पॉइंट विच इज टू बी मार्क्ड हियर, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो मोस्ट नेगेटिव है, या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा पॉजिटिव दिया हुआ है, तो फ्लोरीन यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। अगर इसका एग्जांपल समझना है तो देखो, फ्लोरीन की रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाती है ना, तो इस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है, HF एंड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, और अगर वाटर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन वेरी कराए तो ओजोन भी बना सकते हैं। और देखो, फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज करा दिया है, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का फीचर और एक ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, दो बातें याद रखें। बाकी कॉमन फिनोमेना है जो आप आसानी से पीरियोडिक टेबल के रूल से ही एक्सप्लेन कर ले जाओगे। देन कम्स द जनरल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हैलोजेंस के केस में सबसे पहले तो इनकी फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेज होते हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। ये एक ऐसा ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में जिससे तीनों फिजिकल स्टेट एक साथ मिल रहे हैं, एंड दिस इज द यूनिक ग्रुप, क्योंकि ऐसे कोई ग्रुप नहीं है जिसमें सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मिलते हो। हैलोजन इज द ओनली ग्रुप इसमें, क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स केवल दो ही होते हैं, ब्रोमीन एंड मरकरी। मरकरी वाले ग्रुप में बाकी सब सॉलिड्स हैं, गैस स्टेट वहाँ नहीं होती। लेकिन हेलोजन फैमिली में सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस तीनों एग्जिस्ट करते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, और आयोडीन जो है वो यहाँ पे, आयोडीन जो यहाँ पे है वो सॉलिड है। ठीक है, इसके बाद देखो, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अगर देखेंगे, वो सारे फिनोमेनन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। सिर्फ कलर्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट फिनोमेनन है जिस पर क्वेश्चन आता है। तो सारे हेलोजेंस जो है वो कलर्ड होते हैं, ये भी अलग से मार्क कर लीजिए, कलर्स पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। So all the halogens are colored. This is due to the absorption of radiation in the visible region, which results in the excitation of the outer electron to the higher energy level. By absorbing different quantity of radiation, they displace different colors. अब इनके पहले तो रीजन समझ में आ गया कलर्स का। अब अगर कलर्स मार्क कर रहे हैं तो कलर्स आप, क्लोरीन जो है वो येलो कलर गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो गैस है, ब्रोमीन रेड लिक्विड है, और आयोडीन वॉयलेट कलर की होती है। ठीक है, इसका फ्लोरीन एंड क्लोरीन reacts with water. Bromine and iodine are only sparingly soluble in water, but soluble in various organic solvents such as chloroform, carbon tetrachloride, carbon disulfide, and hydrocarbons to give the colored solutions. ठीक है, बाकी बॉन्ड एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो, जो हैलोजेंस है उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो -1 है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। देयर ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल आर +1 +3 +5 एंड +7। जो चीज़ आप नीचे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नोटिस कर सकते हो। यू कैन सी कि अगर सबसे पहले ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अगर अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के डी ऑर्बिटल में भेज दिया तो 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे, फिर एक और एक्साइट करा के आगे भेजा तो इट बिकम्स 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद एक और एक्साइट करा दिया तो इट बिकम्स 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा। दीज आर 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो उसके बेसिस पे ऑक्सीजन स्टेट +1 +3 +5 +7 सब पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हेलोजन्स की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। क्लोरीन के केस में आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन की रिएक्शंस आप ध्यान से देखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो उसी बेसिस पे देखो रिएक्शन हो रही है। फ्लोरीन की रिएक्शन ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम फ्लोरीन की रिएक्शन हेलोजन से करा रहे हैं, मतलब Cl माइनस Br माइनस आई माइनस से करा रहे हैं, तो देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cl2 की रिएक्शन Br और I किससे कराएंगे, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे। यानी हर नीचे वाला हेलोजन, ऊपर वाला जो हेलोजन है वो नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कराता है। F2 जो है वो Cl माइनस Br माइनस आई माइनस को ऑक्सीडाइज कराएगा। Cl2 जो है वो Br माइनस आई माइनस को ऑक्सीडाइज कराएगा। Br2 जो है वो केवल आई माइनस को ऑक्सीडाइज कराएगा। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन पावर चेक करेंगे तो क्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अकॉर्डिंगली हम इसे चेंज करते जाएंगे। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये फिनोमेनन अगर एक्सप्लेन करना है तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ मार्क करनी है तो ये चीज़ मार्क कर लीजिए। द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हेलोजेंस, F2 is strongest oxidizing halogen and it oxidizes other halides in the solutions. उसके अंदर डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन इन द एक्वा सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कभी भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्लोरीन क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ब्रोमीन क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, या आयोडीन क्यों नहीं है। तो ये बात केवल किससे एक्सप्लेन होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और उस चीज़ को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसमें 3 फैक्टर है। सबसे पहले जो हेलोजन है उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये डिसाइड होगा कि वो सब्सटेंस कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अभी मैंने फ्लोरीन का एग्जाम्पल बताया, फ्लोरीन ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कराता है। ठीक है, इसका क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में देखता है कि अगर क्लोरीन और ब्रोमीन की वाटर से रिएक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे देखो HX और HOX बनता है। लेकिन वेरी क्लियर, इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए अच्छे से मालूम होना चाहिए। Br2 और I2 की Cl2 और Br2 की रिएक्शन अगर हम वाटर से कराते हैं तो इट फॉर्म्स एसिड एंड ऑक्सी एसिड। सो इट फॉर्म्स HX और HOX, यानी Cl2 की रिएक्शन होगी तो HCl एंड HOCl, और Br2 की रिएक्शन होगी तो HBr एंड HOBr। ठीक है, जबकि I माइनस की रिएक्शन कराएंगे तो इट इज सिंपली I2 एंड वाटर। ठीक है, सो वाटर के साथ आयोडीन की रिएक्शन नहीं होती, बाकी सब हो जाती है। तो ये भी चीज़ हाईलाइट करने की है। तो रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। In fact, I- can be oxidized by oxygen in the acidic medium. Just the reverse reaction is observed with the fluorine. ठीक है, उल्टा काम होता है। फ्लोरीन और वाटर को ऑक्सीडाइज कराना था, या वाटर के केस में मीडियम थोड़ी एसिडिक कर दी जाए तो I माइनस ऑक्सीडाइज होकर फाइनली I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अब नॉर्मल बिहेवियर तो मैंने बताया सारे सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का होता है। लाइक उसके 2-3 मेजर रीजन होते हैं। स्मॉल साइज होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और डी ऑर्बिटल की इनअवेलेबिलिटी होती है। तो उसके बेसिस पे आप फ्लोरीन को भी एक्सप्लेन करने जाएंगे। ठीक है, the fluorine is anomalous in many properties. For example, ionization enthalpy, electronegativity, electron bond dissociation energy, electrode potential, all are higher for the fluorine than the expected trend set in the halogen. All ionic and covalent radii, melting point, boiling point, electron gain enthalpy quite lower than the expected. The anomalous behavior of fluorine is due to its small size, highest electronegativity, low FF bond dissociation enthalpy, and non-availability of d orbital in the valence shell. वो जो पुराने पी ब्लॉक में बाकी जितनी भी एनालॉग प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हुए हैं, वही सेम लॉजिक हमारा फ्लोरीन के साथ भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो इसकी जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद कंपाउंड्स है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस पर देखो, सबसे पहले तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है। तो HF, HCl, HBr, HI की सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर करनी है। तो दीज एसिड्स वेरीज इन द ऑर्डर ऑफ HF, HCl, HBr, HI। HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़ेगा तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HF सबसे वीक एसिड है इस लिस्ट में। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर याद रखना है, HF, HCl, HBr, HI। इसके बाद अगर हम डिसोसिएशन एंथैल्पी चेक करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बेसिकली, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आएगा HF, HCl, HBr, HI। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी।
इसके बाद देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर चेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन होगा। तो आप ध्यान से देखो, इसमें HF जो है वो अलग से जा रहा है। मैंने आपको सिखाया था कि पहले वाले मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करते हैं और लास्ट वाले मॉलिक्यूल पे वॉन डर वाल फोर्सेस काम करते हैं। अब इनमें कौन डोमिनेट करेगा इसके बेसिस पे आंसर लिखा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे तो HF का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो HI से कम है, बाकियों से ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखेंगे तो इट विल बी HI, HF, HBr, HCl। अब देखो ये सब फैक्ट्स हैं, अगर ये नहीं मालूम होंगे तो आप अपने आप नहीं बता पाओगे। आप नाइट्रोजन फैमिली से देखो, वहां से बताते हुए आ रहा हूँ। अमोनिया PH3 sps3 वाले केस में भी डिफरेंट था। फिर हमने अभी ऑक्सीजन फैमिली में वाटर H2S H2Se H2Te में देखा, वहां भी डिफरेंट था। अभी ये तीसरा केस आ गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ जगह डोमिनेट करती है, कुछ जगह नहीं करती है। तो अब जैसे देखो मेल्टिंग पॉइंट पे मतलब आप केवल फर्स्ट नंबर को हटाना होता है, बाकी तो सिंपल वाटर फोर्स से एक्सप्लेन होगा। HI HBr HCl का ऑर्डर तो तुरंत लिख सकते हैं। HF कहाँ फिट करना है ये ध्यान से याद करना पड़ता है। तो HF का मेल्टिंग पॉइंट HI से कम है बट HBr HCl से ज़्यादा है। लेकिन यही चीज़ अगर बॉइलिंग पॉइंट के केस में कंपेयर करोगे तो HF का बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अब आपको अगर सही आंसर पता है तो फिर आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे। अगर पूछा जाएगा भाई HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, तो उसका आंसर बताएंगे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और HI का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है तो बोलेंगे वॉन डर वाल फोर्स डोमिनेट्स ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जब तक आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं पता होगा, आप आंसर नहीं बता सकते। अब ये चीज़ एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑलरेडी कंपेयर करा दी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दी है, और बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स तो आपको पता ही है, तो डाउन द ग्रुप बढ़नी थी वो बढ़ रही है। तो मेन ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के 4 मेजर ऑर्डर है, तो आपको ठीक से मालूम होने चाहिए। इसके बाद अगर ऑक्सीजन से रिएक्टिविटी करेंगे तो बाकी सबके ऑक्साइड्स तो बनते हैं, बट फ्लोरीन के केस में 2 कंपाउंड बनते हैं, OF2 एंड O2F2। यहाँ पे फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 रहेगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट चेक करेंगे तो करस्पॉन्डिंग स्टेट में +2 और +1 आएंगे। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट वेरी कर सकते हैं। फ्लोरीन विल बी ऑलवेज -1 बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो स्ट्रक्चर वाइज समझ लो। जो O2F2 का स्ट्रक्चर है वो ऐसे आएगा, और बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि O2F2 में जो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन स्टेट है वो +1 ईच है। इस वजह से उसको परऑक्सी लिंकेज नहीं बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इट इज़ नॉट अ परऑक्सी लिंकेज। कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज में सिंपली OO सिंगल बॉन्ड नहीं देखना होता है। परऑक्सी लिंकेज में OO सिंगल बॉन्ड के साथ दोनों ऑक्सीजन पे -1 ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए, तब उसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। ये आपका परऑक्सी लिंकेज नहीं है। यहाँ पे देखो दोनों ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1 ईच। ठीक है, क्लियर? अब अगर इनके सब्सटेंसेस की अगर यूटिलिटी सीखनी है तो ध्यान से देखो। O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PF6, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और जो PF6 बना है, द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग द प्लूटोनियम एज PUF6 फ्रॉम द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, इसके बाद देखो अगर देखेंगे तो आगे रिएक्शन देखेंगे तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो 1 से लेकर 7 तक वेरी कर सकती है। ठीक है, so a combination of kinetics and thermodynamics factors leads to the generally decreasing order of stability of oxides formed by the halogens in the order of Cl, I, Cl and Br। अब देखो ये बहुत ही अब्रप्ट ऑर्डर है। अगर हम काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के सारे पैरामीटर्स को स्टडी करने के बाद ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो आयोडीन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और ब्रोमीन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी सबसे कम है। द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। तो क्लोरीन के ऑक्साइड देखो Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 are highly reactive oxidizing agents and tends to explode. ClO2 is used as a bleaching agent in the paper and pulp, textile and water treatment. Bromine oxide Br2O, BrO2, BrO3 are least stable halogen oxides क्योंकि मिडिल रो abnormality है यहाँ पे, and it oxidates only at the low temperature. Iodine के केस में I2O4, I2O5, I2O7 are insoluble oxides, insoluble solids and decomposes on heating. I2O5 is a very good oxidizing agent and it is used in the estimation of carbon monoxide। ठीक है, ये आपके आयोडीन के अलग अलग ऑक्साइड्स हो गए जो आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए। ठीक है, डन। इसके बाद देखो रिएक्टिविटी अगर अलग अलग चेक करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ जैसे रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये तो मेटल नॉन मेटल रिएक्शन हो गई, MgBr2 बना। आयनिक करेक्टर चेक करेंगे तो फजान रूल से कंपेयर कर पाएंगे, F- का साइज सबसे छोटा है
और आई माइनस एस आई सबसे बड़ा है तो एच एम एफ में आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और एम आई में आयनिक करेक्टर सबसे कम या कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा। एंड लाइक वाइज आप फजा रूल अप्लाई करते जाएंगे तो आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर कंपेयर कर पाओगे। इसका नेक्स्ट सीरीज ऑफ कंपाउंड जो है वो हेलोजन से ही रिएक्ट कर जाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पे 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आएंगे, एक्स एक्स डैश डैश, एक्स एक्स थ्री डैश, एक्स एक्स फाइव डैश एंड एक्स एक्स सेवन डैश। तो 4 तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं। अगर आप कंपाउंड्स बॉन्डिंग से याद करो तो आपको याद आ जाएगा। जैसे हमारा सी एल एफ होता है, सी एल एफ थ्री होता है, बी आर एफ फाइव होता है, एफ सेवन होता है। अगर आप इसके साउथ साइड में एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो आप लिख लो। सबसे पहला एग्जाम्पल सी एल एफ लिख लो, सी एल एफ थ्री लिख दो, बी आर एफ फाइव लिख दो, आई एफ सेवन लिख दो। ये देखो चारों तरह के इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का एक एग्जाम्पल लिख दिया। तो इनके केस में आपको सिंपली हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप्स पे बहुत ध्यान देना है, जो अभी नेक्स्ट स्टेप पे भी आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एंड इट इज़ क्वाइट रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। इसका एग्जैक्टली ई ब्लॉक में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक एक करके इसके कंपाउंड्स डील करते हैं हेलोजेंस में। तो सबसे पहले देखो क्लोरीन की स्टडी कर रहे हैं हम। तो क्लोरीन के लिए देखो, अगर हम सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें तो क्लोरीन का जो नाम है वो क्लोरस वर्ड से आया है, जो उसकी ग्रीनिश येलो कलर की वजह से मेंशन किया गया है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे तो MnO2 की रिएक्शन HCl से कराने से क्लोरीन बनती है, NaCl की रिएक्शन MnO2 से कराने से Cl2 बनता है। उसके बाद KMnO4 की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो Cl2 बनेगा। सिंपली रिडॉक्स चेंजेस है, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन क्लोराइड से करा के क्लोरीन बना रहे हैं, क्लोराइड टू क्लोरीन कन्वर्जन है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस में देखेंगे तो इसका एक प्रोसेस होता है डीकेन्स प्रोसेस। का कैटलिस्ट याद करना है क्यूप्रिक क्लोराइड। तो डीकेन्स प्रोसेस में HCl का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, बट इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं दैट इज क्यूप्रिक क्लोराइड। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है कैटलिस्ट पूछा जाएगा डीकेन्स प्रोसेस से। बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेसेस है, जैसे अभी एस ब्लॉक में बताया था, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में NaOH तो मेन प्रोडक्ट बनता है, बट हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें बाई प्रोडक्ट्स की तरह अचीव होते हैं। ये भी क्लोरीन बनाने का मेथड हो सकता है। उसके बाद अगर इसकी प्रॉपर्टीज हाईलाइट करोगे तो ये ग्रीनिश येलो गैस होती है, पल्जेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर होता है इसका, एयर से हैवियर होती है। ठीक है, कैन बी इजिली लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड इजिली इनटू ग्रीनिश येलो लिक्विड एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। बाकी रिएक्शंस लिखनी है तो आप देखो, क्लोरीन क्या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अलग अलग सब्सटेंसेस को मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग हैलाइड्स फॉर्म करेंगे या करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स फॉर्म होंगे। तो देखो Al से रिएक्शन करके AlCl3, सोडियम से रिएक्शन करके NaCl, आयरन से रिएक्शन करके FeCl3, फॉस्फोरस से रिएक्शन करके PCl3, सल्फर से रिएक्शन करके S2Cl2 एंड सो ऑन। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ देखेंगे तो HCl फॉर्म हो रहा है। देखो HTS के साथ रिएक्शन कराएंगे तो फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, सल्फर फॉर्म हो गया। हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन फ्री करते जा रहे हैं। तो इट इज सिंपली एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अलग अलग केस पे रिएक्शन करेगा। इसके बाद इसकी 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अलग से बिल्कुल स्पेसिफिकली हाईलाइट कर लो। सबसे पहली रिएक्शन क्लोरीन और अमोनिया की रिएक्शन, जिसमें अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो NH4Cl और नाइट्रोजन बनता है, और अगर क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो फिर NCl3 और HCl बनता है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमोनिया के क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अगर अमोनिया एक्सेस में लेते हैं तो इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ध्यान से देखो तो रेडॉक्स चेंज है, क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -1 जा रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3 से 0 हो रहा है। दूसरी रिएक्शन में अगर अमोनिया के साथ क्लोरीन एक्सेस में ले लिया तो इट फॉर्म्स NCl3 एंड HCl, और NCl3 जो होता है दिस इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड इट इज एन एक्सप्लोसिव। तो याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एल्कली के साथ क्लोरीन की रिएक्शन फिर दो तरीके से होती है। अगर NaOH के साथ क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में कराते हैं तो इट फॉर्म्स NaCl एंड NaClO, और अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में कराते हैं तो इट फॉर्म्स NaClO3 एंड NaCl। सो हाइपोक्लोराइड एंड क्लोराइड आयन बनता है कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में, और क्लोराइड एंड क्लोरेट आयन फॉर्म होता है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। ये चीज़ मार्क कर लेनी है। So dilute alkalis, chlorine produces a mixture of chloride and hypochlorite, but in hot concentrated alkali it gives chloride and chlorate. तो टिपिकल रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो अमोनिया के लिए अमोनिया के साथ क्लोरीन की रिएक्शन और NaOH के साथ क्लोरीन की रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशन में, एक बार अमोनिया एक्सेस में, एक बार क्लोरीन एक्सेस में, एक बार कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन में, एक बार हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं तो उससे ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है।
जो CaOCl2। अब ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन के ऑक्सीजन स्टेट्स आपको मालूम होने चाहिए, एक -1 और एक +1 होता है। तो अगर ध्यान से चाहो तो ब्लीचिंग पाउडर यहाँ से अलग से लिख लो, CaOCl2 को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और ये एक मिक्स्ड सॉल्ट होता है। Why it is a mixed salt? Because it contains two types of ion, calcium 2 plus, chloride ion and hypochlorite ion. This ion is known as hypochlorite ion. This is hypochlorite ion. ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट +1 है और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट -1 है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का अगर एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन लिखना है तो इट इज CaOCl2.CaCl2.calcium hydroxide.2H2, इसका एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन की रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक में सिखाई हुई, हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड्स के फॉर्मेशंस होते हैं। तो ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन आपको अच्छे से पता है। इसके बाद क्लोरीन वाटर और स्टैंडिंग लूजिड्स इज येलो कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl एंड HOCl। ये अभी आपको हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन बताई थी, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और HOCl फॉर्म होगा, जिसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है। तो ठीक है ना, सो यहाँ पे जो HOCl सो फॉर्म गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की जो ब्लीच है वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी की वजह से इसलिए परमानेंट ब्लीच है। इसके बाद देखो आप क्लोरीन से ऑक्सीडेशन देख लो, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाया हुआ है, Na2SO3 से Na2SO4, SO2 से H2SO4, आयोडीन से HiO3। ये सब टिपिकल ऑक्सीडेशन हो गए जो क्लोरीन से पॉसिबल है। इन ऑल सच रिएक्शन क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद देखो अगर ब्लीचिंग एक्शन की बात करेंगे तो कलर्ड सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन की वजह से कलरलेस सब्सटेंस फॉर्म होगा। ब्लीचिंग एक्शन इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, इसलिए परमानेंट ब्लीच होती है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि इट ब्लीचेस वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ब्लीचिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन इज परमानेंट। वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग होगी वो परमानेंट होगी, जो रिडक्शन की वजह से ब्लीच होती है वो टेम्परेरी होती है। ठीक है, इसके बाद देखो अगर इससे यूजेस की बात करेंगे तो सबसे पहला यूज तो देखो ब्लीचिंग एक्शन हो गया, वो तो पहले ही बता दिया, ब्लीचेस वुड पल्प, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल। दूसरे यूजेस की बात करनी है तो इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज CCl4, क्लोरोफॉर्म, DDT, रेफ्रिजरेंट्स एक्सेट्रा, फ्रेयॉन्स बनाने में भी यूज करते हैं। इन स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, आपको पता है ऑल्दो आजकल ड्रिंकिंग वाटर में तो उतना यूज़ नहीं करते, बट फिर भी म्यूनिसिपल वाटर होता है उसमें क्लोरीन से स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, या स्विमिंग पूल में भी स्टेरिलाइजेशन कई बार क्लोरीन से कराया जाता है, ऑल्दो एडवांस केसेस में आजकल ओजोन यूज होने लगा है। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, टीयर गैस एंड मस्टर्ड गैस, ये सबके फॉर्मूले और स्ट्रक्चर्स ठीक से याद रखना है, ये सब क्लोरीन के थ्रू बनाए जाते हैं। दीज आर पॉइजनस गैसेस। देन कम्स टू अनदर कंपाउंड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज HCl सिंपली। हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में देखो आपको पता है कि कोई भी NaCl या Na की रिएक्शन अगर एसिड से कराओगे H2SO4 से, तो फॉर्म्स करस्पॉन्डिंग HCl। इसके बाद HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पहले ही बताया हुआ है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इट इज अ कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस, easily liquefied to a colorless liquid and freezes as a white crystalline solid, extremely soluble in water and ionizes as follows। उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू 10⁻7 दे रखी है। ठीक है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और इसका टेस्ट एक होता है कि अगर हम HCl को अमोनिया के कॉन्टेक्ट में लेंगे तो NH4Cl की वाइट फ्यूज फॉर्म होती है, जिससे हम HCl को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो नेक्स्ट लेवल पे देखो हम लोग एक सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्वा रेजिया। सो एक्वा रेजिया इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 in a ratio of 3:1। तो अगर हम concentrated HCl 1 and 1 part of concent sorry 3 part of concentrated HCl and 1 part of concentrated HNO3 अगर मिक्स करते हैं तो इससे एक्वा रेजिया फॉर्म होता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिजोल्व करने के लिए हेल्प करता है, स्पेशली गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजोल्व करके, और UaCl4- और NO बना रहा है, PtCl6 2- और NO फॉर्म हो रहा है,
दीज आर द वे जिससे हम एक्वा रेजिया डिजोल्व कराते हैं। दो सब्सटेंस और ठीक से लिख लीजिए। अगर एक्वा रेजिया का फॉर्मेशन लिखना है तो HCl और HNO3 की रिएक्शन से एक्वा रेजिया फॉर्म होता है। 3 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ HNO3 की रिएक्शन कराते हैं तो इससे NOCl फॉर्म होता है। 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होता है और नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस होती है। जो नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है इसकी वजह से ही सारे सब्सटेंस डिजोल्व होते हैं एक्वा रेजिया में। ये इसका मेन रिएक्टिव स्पीशीज है। इसके बाद अगर कुछ और सब्सटेंस याद रखने हैं जो एक्वा रेजिया में डिजोल्व करे जाते हैं तो 4 प्रेसिपिटेट्स हैं जो याद कर लीजिए आप। मर्क्यूरियस क्लोराइड Hg2Cl2, ये आपने प्रैक्टिकल के टाइम पे याद किया ही होगा। मर्क्यूरियस सल्फाइड HgS, निकल सल्फाइड NiS एंड कोबाल्ट सल्फाइड आर डिसॉल्व्ड इन या आर सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, आर डिसॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया। लैब में अगर टेस्ट करना होता है मर्करी, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, निकल या कोबाल्ट, तो उसमें इनके जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनको एक्वा रेजिया में डिसॉल्व कराया जाता है। तो आर डिसॉल्व्ड इन एक्वा रेजिया। कई बार सब्सटेंस क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया, तो उस चीज़ के लिए आप ये चीज़ डायरेक्टली याद कर लो और इस मिक्सचर को हम लोग एक्वा रेजिया बोलते हैं। दिस मिक्सचर इज रिफर्ड एज एक्वा रेजिया। 3 मोल्स ऑफ HCl एंड 1 मोल ऑफ H2O3 बोथ कॉन्सेंट्रेटेड। नेसेंट क्लोरीन की वजह से डिसोल्यूशन प्रॉपर्टी आती है। और कुछ प्रेसिपिटेट्स याद कर लो जो एक्वा रेजिया में डिसॉल्व किए जाते हैं। दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड। ये सब एक्वा रेजिया में डिसॉल्व होते हैं। बाकी HCl आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, तो वीक एसिड वाले सॉल्ट से करस्पॉन्डिंग सब्सटेंसेस डिस्प्लेस करा सकता है। कार्बोनिक एसिड से HCl की रिएक्शन होगी तो CO2 बनेगा, बाइकार्बोनेट से HCl की रिएक्शन होगी तो भी CO2 बनेगा। सल्फाइड आयन में HCl ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग SO2 गैस मिलेगी। बाकी इसके अगर यूजेस मार्क करेंगे तो इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, NH4Cl and glucose from cornstarch, for extracting glues from the bone and purifying bone black, in medicine such as and as a laboratory agent, तो common uses है आपको पता ही है। Then comes to the oxo acids of halogens। हेलोजेंस के केस में देखो अलग अलग तरह के ऑक्सो एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बना पाता है HOF, जिसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन स्टेट -1 ही रहता है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे 0 में मार्क करनी चाहिए। फ्लोरीन के 4 ऑक्सो एसिड्स बनते हैं HOCl, HOBr, HOI, HOCl, HClO2, HClO3, HClO4। तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन के केस में केवल 3, हाइपोब्रोमस एसिड, ब्रोमिक एसिड एंड परब्रोमिक एसिड में ब्रोमस आयोडाइड और आयोडस एसिड नहीं बनता। हाइपो आयोडस एसिड, आयोडिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड, दीज आर द पॉसिबल एसिड्स जिनके स्ट्रक्चर्स नीचे गिवन है, ध्यान से मार्क कर लीजिएगा। बेसिसिटी फॉर ऑल द एसिड्स इज 1। इनकी बस 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, थर्मल स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ। 3 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप ध्यान से मार्क कर लीजिए। इसके बाद 3 प्रॉपर्टीज ठीक से हाईलाइट कर लीजिए। एक ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज हाईएस्ट फॉर HClO, lowest for HClO4। Then thermal stability is highest for HClO4, lowest is for HClO। And then acidic strength is highest for HClO4, lowest for HClO। आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप आसानी से कंपेयर कर लोगे। बट दीज आर द 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो आपके ऑक्सो एसिड्स के केस में पूछे जाते हैं, तो लर्न देम केयरफुली। इनके स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बता दिए। देन कम्स टू द इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। जैसे देखो ClF बन रहा है, ClF3 बन रहा है, ICl बन रहा है, ICl3 बन रहा है, BrF3, BrF5 एक्सेट्रा, ये सब फॉर्म हो रहे हैं। इसमें बस ध्यान देने की जरूरत ये है कि जब भी हम XX टेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसमें एक हेलोजन बड़ा और दूसरा छोटा होता है। तो आप यहाँ पे देखो जैसे 4 तरह के हेलोजन इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बताए थे मैंने आपको, XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश एंड XX7 डैश। तो उसमें देखो ClF, BrF, IF, BrCl, ICl। तो पहले वाला हेलोजन जो बड़ा रखना होता है, दूसरा छोटा हेलोजन रखने होते हैं। देन कम सिंपली ClF3, BrF3, IF3 लाइक दैट। इनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो XX3 टाइप्स है ये T शेप आता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की वजह से। इस केस में 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर का केस होता है, दैट्स व्हाई इट इज T शेप। अगला वाला केस चेक करेंगे तो इट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन विच कंटेन्स 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ये स्क्वायर पिरामिडल शेप आएगी। द शेप कम्स आउट टू बी स्क्वायर पिरामिडल। BrF5 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर
और लास्ट वाला केस अगर चेक करेंगे तो इट इज sp3d3 पेंटागोनल पिरामिड विद 7 सिग्मा बॉन्ड, sp3d3 विद 7 सिग्मा बॉन्ड्स, सो इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इनके स्ट्रक्चर्स आपको बॉन्डिंग के टाइम पे सिखा रखे हैं तो वो ठीक से क्लियरली मालूम होने चाहिए। ठीक है, जो डिफरेंट इंटर हेलोजन कंपाउंड शुड बी नोन। अब इसमें देखो कुछ कुछ कंपाउंड इंपॉर्टेंट है जो अच्छे से मालूम होनी चाहिए। जैसे ClF जो है वो कलरलेस गैस है, ClF3 जो है वो भी कलरलेस गैस है, जो कॉमन है वो कम से कम देख लेना है। BrF5 कलरलेस लिक्विड है और IF7 कलरलेस गैस है। ये चार सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपको रूटीन में समझ में आता है वो देखते जाइएगा। बाकी ऑल दो ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ कलर्ड सब्सटेंसेस भी हैं, उनकी शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ठीक से लर्न करने हैं। इसके बाद देखो इनकी हाइड्रोलिसिस पूछी जाती है बेसिकली। उनकी हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो ठीक से मार्क कर लो। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में देखेंगे तो दीज आर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, दे आर volatile solids, liquids or liquids except ClF which is a gas at 298 Kelvin. ठीक है, the physical properties are intermediate to those of constituent halogens except their boiling point and melting point which is a little higher. तो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो और मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। बाकी सब प्रॉपर्टीज दोनों हेलोजेंस जिनसे ये कंस्टिट्यूट हुआ उनके बीच वाली वैल्यूज वेरी एग्जिस्ट करती है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में ध्यान रखना है कि ये चीज़ हायर होती है। ठीक है, इन जनरल जो है वो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इन जनरल इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम रहेंगे, बाकी सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट केस जो मार्क करना है वो उसकी हाइड्रोलिसिस है। एक्स एक्स डैश की अगर हाइड्रोलिसिस होगी तो एच एक्स डैश और एच ओ एक्स बनेगा। मतलब जो हैवी हेलोजन है, जैसे एग्जांपल से लिखें तो जैसे हमारे पास ये ClF था, तो उसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो जो हैवी हेलोजन है उसका ऑक्सी एसिड बनेगा और जो लाइट वाला हेलोजन है उसका एसिड बनेगा। तो अगर हमने ClF की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट विल फॉर्म HF एंड HClO। ठीक है, समझ आया मतलब। तो जो स्मॉलर वाली हेलोजन है उसका एसिड बनाना होता है और जो लार्जर वाला हेलोजन है उसका ऑक्सो एसिड बनाना होता है। दिस इज अ बेसिक ट्रिक जिससे आपको हाइड्रोलिसिस करानी है। ठीक है, शेप्स और हाइब्रिडाइजेशन बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया, उस पर ध्यान दे देना। तो ये आपका हेलोजन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देन कम्स ग्रुप 18। ग्रुप 18 इज इनर्ट गैसेस। सबसे पहले आपको इनर्ट गैसेस जरा हाईलाइट कर लेना, ज़्यादातर इनर्ट गैस आप जानते हो। दीज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। The next portion is inert gases. So there are 6 elements, which is helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are the inert gases. ये सब केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं और बहुत कम कंपाउंड फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, सारी नोबल गैसेस जो हैं एक्सेप्ट रेडॉन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। So all noble gases except radon occurs in atmosphere. The atmospheric abundance in dry air, which is around 1% by volume, in which argon is the major constituent. Helium and sometimes neons are found out in the minerals of the radioactive origin, like pitchblende, mosaic, cleverite, etc. The main commercial source of helium is natural gas. Xenon and radon are the rarest element in the group, and radon is obtained in the decay of radium. ये आपका रेडियोएक्टिव डिके ऑफ रेडियम से रेडॉन फॉर्म होता है। ये इनके सबसे पहले प्रोसेस होगा, ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक गैसेस में मिलता है। रेडियम जो है वो आपको रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस के साथ मिलेगा। इसके बाद देखो अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मार्क करेंगे तो पहले रूल से चेक कर लो। एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखो तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे तो सब पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेरिक अबंडेंस अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ड्राई एयर में तो देखो आर्गन सबसे ज़्यादा लिखा हुआ था, बट अगर एटमॉस्फेरिक कंटेंट बाय वॉल्यूम चेक करेंगे तो देखो दिस इज 0.934 विच इज हाईएस्ट फॉर क्रिप्टन। सो क्रिप्टन, आर्गन और टू सम एक्सटेंट हीलियम ठीक ठाक अमाउंट में मिलता है। बाकी जेनॉन और रेडॉन बहुत रेयर होते हैं, जिनके एटमॉस्फेरिक कंटेंट बहुत कम हो जाते हैं।
तो दीज आर द परसेंटेजेस जिससे मैंने फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मार्क करेंगे तो ऑल द नोबल गैसेज आर मोनोएटॉमिक गैसेज, ये सब कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेज है। स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज बहुत वीक होते हैं, लंडन फोर्सेज का काम करते हैं, मैंने आपको बॉन्डिंग के टाइम पे बताया हुआ है। तो ओनली टाइप ऑफ इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन इन दीज मॉलिक्यूल्स इज वीक डिस्पर्जन फोर्सेज, या उसी को आप लंडन फोर्सेज कैटेगरी में डाल सकते हो। हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट which is 4.2 Kelvin of any known substance. It has the unusual property of diffusing through the most commonly used laboratory materials such as rubber, glasses and plastics. ठीक है, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो नोबल गैसेस जो है वो लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंसेज होते हैं, क्योंकि सबके ऑक्टेट कंप्लीट है और इनके सबके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से फर्दर रिएक्शन बहुत रेयर होती है। लॉजिक देखेंगे तो हीलियम और बाकी सब का जो है वो NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम के केस में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, और उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ज़्यादा है, एक फैक्टर, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब किसी भी तरीके से रिएक्ट करने की स्टेट बनी नहीं रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, वो भी बहुत ज़्यादा है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए इनके रिएक्ट करने के चांसेस बहुत कम थे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको मार्क करना है। एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, इन्होंने क्या करा कि एक रिएक्शन कराई ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम से, तो इन्होंने O2 प्लस PtF6 माइनस जैसा एक कंपाउंड अचीव किया। एंड ही नोटिस कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन है विच इज 1175 किलो जूल पर मोल, वो जेनॉन से थोड़ी ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्म हुआ है तो जनरली जेनॉन का कंपाउंड भी फॉर्म होगा। एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द कंपाउंड ऑफ जेनॉन विच इज Xg प्लस PtF6 माइनस बाई मिक्सिंग PtF6 एंड जेनॉन। एक रेड कलर कंपाउंड उन्होंने अचीव करा। तो फर्स्ट ही प्रिपेयर्ड अ रेड कंपाउंड which is formulated at O2 plus PtF6 minus. He then realized that the first ionization enthalpy of xenon is first ionization enthalpy of molecular oxygen was almost identical to xenon. He made effort to prepare the same type of compound with the xenon and was successful in preparing another red color compound Xg plus PtF6 minus by mixing PtF6 and xenon. ये कंपाउंड याद रखना है, दिस वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैसेस जो डिस्कवर हुआ। डिस्कवरी किस कंपाउंड की वजह से हुई वो भी याद रखना है, ये सब क्वेश्चंस हैं। O2 प्लस PtF6 माइनस सबसे पहली बार डिस्कवर हुआ, इसके आइडिया से ही नील बार्टलेट ने जेनॉन का कंपाउंड सबसे पहली बार ऑब्टेन करा, और फिर हमें क्लू मिला कि हम आगे के कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो इसमें जेनॉन के कंपाउंड्स तो एग्जिस्ट करते हैं, क्रिप्टन के भी कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसमें क्रिप्टन का एक कंपाउंड होने KrF2। हीलियम ऑर्गन, हीलियम और नियॉन का कोई भी कंपाउंड अभी तक नोन नहीं है। सो नो ट्रू कंपाउंड ऑफ ऑर्गन, नियॉन एंड हीलियम आर येट नोन। रेडॉन के केस में एक कंपाउंड मिलता है RnF2, बट चूंकि ये रेडियो एक्टिव होता है इसलिए इसकी फर्दर रिएक्शंस नहीं चेक करी जाती। जो सबसे कॉमन कंपाउंड्स मिलते हैं वो हमें जेनॉन के मिलते हैं, जैसे फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो जेनॉन फ्लोराइड्स में देखो बेसिकली XgF2, XgF4 एंड XgF6 ये तीन मेजर कंपाउंड्स हैं। इनके हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर, शेप्स ठीक से आपको समझ लेनी है, या अभी अगले वाले स्टेप पे बता रहा हूँ चल के। इसके बाद इनके मेथड ऑफ क्रिएशन में अगर बात करेंगे तो देखो जेनॉन अगर फ्लोरीन के साथ एक्सेस में रिएक्ट कराते हैं तो XgF2 बनता है, 1:5 रेशियो में कराते हैं तो XgF4 बनता है, और 1:20 रेशियो में कराते हैं तो XgF6 बनता है विद द डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन। XgF6 बनाने के लिए देखो आप बहुत हाई प्रेशर रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर भले ही कम कर दिया तो प्रेशर नीड इज वेरी हाई। तो XgF6 इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ XgF4 एंड O2F2 ऑल्सो। ये भी एक तरीका है XgF6 बनाने का। अगर XgF4 की रिएक्शन O2F2 से कराएंगे तो इट फॉर्म्स XgF6 एंड O2। XgF2, XgF4 and XgF6 are colorless crystalline solids and sublimes readily at 298 Kelvin. They are powerful fluorinating agents. They are readily hybridized and gives the traces of water. तो आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस देखनी है। XgF2 के वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो इट फॉर्म्स XgF एंड ऑक्सीजन। ठीक है, XgF2 की रिएक्शन PF5 से कराएंगे तो देखो ये आयनिक कंपाउंड्स क्रिएट करेगा। XgF6 के केस में भी सेम चीज़ और XgF4 के केस में भी सेम चीज़। So xenon fluorides reacts with fluorine ion and ions acceptor and forms cationic species, and fluorides ions as a donor from the fluoroanions। ये इनकी केमिकल रिएक्शंस हो गए। इसके बाद देखो अगर बाकी हाइड्रोलिसिस चेक करेंगे तो XgF4 के हाइड्रोलिसिस से XgO3 HF एंड ऑक्सीजन बन रहा है। XgF6 की हाइड्रोलिसिस कंप्लीट कराएंगे तो XgO3 एंड HF बनता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस से XgOF4 और XgO2F2 भी बन सकता है।
XgO3 जो है वो कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड है, इसका स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडेशन पिरामिडल शेप है। XgO4 इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एंड हैज अ स्क्वायर पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनके सबके आपको शेप्स एंड स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। XgF2 देखो सबसे पहले बनाया हुआ है, तो XgF2 में देखो sp3d लीनियर ज्योमेट्री है। अगले वाले केस में XgF4 दिया हुआ है, तो इट इज sp3d2 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। Let's give an XgF6, this is sp3d3. After that it is XgOF4, this is sp3d2 square pyramidal, and then it is given XgO3 which is sp3 pyramidal, triangular pyramidal shape जैसे अमोनिया होता है। तो these are their shapes जो आपको क्लियरली मालूम होनी चाहिए। अब इसमें अगर आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि सारे हाइड्रोलिसिस जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन है। केवल जेनॉन फ्लोराइड XgF6 की हाइड्रोलिसिस देखो वो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो XgF2 का जो हाइड्रोलिसिस है और XgF4 का हाइड्रोलिसिस दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस है, जबकि XgF6 का जो हाइड्रोलिसिस है दैट इज अ नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। और इनके प्रोडक्ट्स को थोड़ा कंपैरेटिव प्रोसेस से याद कर लेना है ताकि आप आसानी से समझ पाओ, क्योंकि इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। सो इट्स बेटर कि इसको कंपैरेटिव फॉर्म में लिख लो। तो आप देखो, अगर आप हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स मार्क करोगे तो हमारे पास जेनॉन, HF, XgO3 एंड वाटर ऑक्सीजन जैसे कंपाउंड बन रहे हैं। एक एक करके हाइड्रोलिसिस चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले XgF2 की हाइड्रोलिसिस चेक करो, तो उसमें देखो जेनॉन बन रहा है, HF बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, XgO3 नहीं बन रहा है। देन कम्स टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF4। XgF4 की हाइड्रोलिसिस में देखो जेनॉन भी बन रहा है, HF भी बन रहा है, XgO3 भी बन रहा है और ऑक्सीजन भी बन रहा है, चारों कंपाउंड। एंड देन कम्स टू द हाइड्रोलिसिस ऑफ XgF6। XgF6 की हाइड्रोलिसिस में जेनॉन नहीं बन रहा है, HF बन रहा है, XgO3 बन रहा है और ऑक्सीजन नहीं बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो XgF4 की हाइड्रोलिसिस में चारों चीज़ें बन रही हैं, जेनॉन, XgO3, ऑक्सीजन एंड HF। XgF2 की हाइड्रोलिसिस से XgO3 नहीं बन रहा और XgF6 की हाइड्रोलिसिस में जेनॉन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर होगा XgF2, XgF4, XgF6 ऐसा नहीं होता। विच विल नॉट गिव XgO3 ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर XgF2 होगा। विच विल नॉट गिव जेनॉन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो इसका आंसर XgF6 हो जाएगा। HF सब में कॉमन है, ध्यान से देख लो। HF तीनों हाइड्रोलिसिस में बन रहा है, बाकी जो तीन प्रोडक्ट है वो एक एक में एक एक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, XgF6 की हाइड्रोलिसिस में जेनॉन नहीं बन रहा, XgF4 की हाइड्रोलिसिस में चारों प्रोडक्ट बन रहे हैं, XgF2 की हाइड्रोलिसिस में XgO3 नहीं बन रहा और ऑक्सीजन भी XgF6 के केस में नहीं बन रहा है। तो ये आपको हाइड्रोलिसिस एकदम क्लियरली मालूम होने चाहिए। देन कम्स टू देयर यूजेस। यूजेस के केस में देखो सारे इनर्ट गैसेस के यूजेस थोड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला केस मार्क करेंगे तो दिस इज फर्स्ट हीलियम। तो हीलियम नॉन इनफ्लेमेबल लाइट गैस है, इसलिए इसको फिलिंग ऑफ बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ऑल्सो यूज फॉर द गैस कूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। Liquid helium का cryogenic agents carry out various experiments at low temperatures. It is used to produce and sustain the powerful superconducting magnets, which are essential part of modern NMR and spectrometers and magnetic resonance imaging। MRI and NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स यूज करते हैं, वो इसी से बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट केस बात करेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो ठीक है, यूज एज एन डाइल्यूटेंट, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। लिक्विड सॉल्यूशन में ये चीज़ फिर से आएगी। इसको डाइल्यूटेंट की तरह यूज करते हैं मॉडर्न डाइविंग एपरेटसेस में, बिकॉज ऑफ इट्स लो सॉल्युबिलिटी इन ब्लड। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो जब हम जो डाइविंग एपरेटस होता है उसमें ब्लड में और नाइट्रोजन के डिजॉल्व होने की वजह से जब हम वापस सरफेस की तरफ मूव करते हैं तो नाइट्रोजन गैस जो ऑक्सीजन में डिजॉल्व हो गई थी हाई प्रेशर पे ब्लड के अंदर, वो बाहर आनी स्टार्ट होती है और कई बार वो बबल्स के फॉर्म में ब्लड में ट्रैप कर जाती है, जिसकी वजह से बेंट्स की प्रॉब्लम होती है। समटाइम्स इट लीड्स टू डेथ। तो इसलिए जो भी मॉडर्न डाइविंग एपरेटसेस है उसमें एयर को डाइल्यूट करा जाता है और उसमें डाइल्यूटेड की तरह हीलियम गैस यूज़ की जाती है। इसके बाद नियॉन का यूज़ देखेंगे तो नियॉन जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब या फ्लोरोसेंट ट्यूब में एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेसमेंट में यूज़ करते हैं। आपने नियॉन लैम्प सब टर्म सुना होगा, या नियॉन बल्ब्स जो होते हैं। तो नियॉन बल्ब्स आर यूज एज इन बॉटनिकल गार्डन्स एंड इन द ग्रीन हाउसेस। इसके बाद ऑर्गन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर यूज कर क्रिएट कराने में काम आती है। दिस इज अनदर एप्लीकेशन फॉर ऑर्गन इज यूज फॉर मेनली टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, स्पेशली आर्क वेल्डिंग ऑफ मेटल अलॉयज एंड फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। और दो बल्ब्स उतने यूज नहीं होते, बट बल्ब्स में
ऑर्गन गैस फिल की जाती थी। फर्दर देखेंगे, इट इज ऑल्सो यूज एज अ लेबोरेटरी फॉर हैंडलिंग द सब्सटेंसेज दैट आर एयर सेंसिटिव एंड देयर आर नो सिग्निफिकेंट यूजेस ऑफ xenon एंड krypton. दे आर यूज्ड इन द लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर द स्पेशल पर्पसेस। तो xenon और krypton के कोई बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है, तो फिर भी जो लाइट बल्ब्स होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल पर्पसेस के लिए जो यूज़ होने वाले बल्ब्स हैं उनमें कुछ कुछ जगहों पे xenon और krypton यूज़ की जाती है। So these are their common applications, and this completes your P block elements.